हेलो बच्चों, नमस्कार। भालो तो अकाउंट्स की सफलता के बाद अब हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम की ओर, दैट इज ईटीपी, एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज हम लोगों का ये वीडियो स्पेशली है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। मैं हर एक चैप्टर को वैसे ही सारे डील करता चला जाऊंगा, उसमें सारे ऑब्जेक्टिव, सारे सब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम लोग सारा कुछ इस वीडियो में पढ़ते चले जाएंगे चैप्टर वाइज। तो वन शॉट में आप लोगों का पूरा होल बुक एंटरप्रेन्योर्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक है अपॉर्चुनिटीज, अवसर। अपॉर्चुनिटीज का मतलब तो समझते ही होंगे, हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग, हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें से लाभ उठा लेना, उसमें से फायदा उठा लेना हमारी अपॉर्चुनिटीज है। कहने का मतलब है हमारी सिचुएशन जैसी चल रही है उसमें से ही हम लोगों का या तो क्रिएट कर लेना या तो उसे अपॉर्चुनिटीज बना लेना। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की एग्जाम चल रही है और एग्जाम में ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का काम कर रहा है, जिससे आपका एग्जाम अच्छा स्कोर कर पा रहा है। तो यहां पर ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। समझ में आ गई बात? अपॉर्चुनिटी कितने तरह की होती है सर? दो तरह की होती है। एक होती है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी और दूसरी होती है एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो सर क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज क्या होती है और एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बता दें। तो देखोगे क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज और एग्जिस्टिंग, तो पहले बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग, जो पहले से ही है हमारे पास, जो पहले से ही है अपॉर्चुनिटीज, वो हमारी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कहलाती है। ठीक है, जैसे कुछ अपॉर्चुनिटीज हमारे पास होती है, हमें पहले से पता होता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि कपड़े की डिजाइन चेंज कर दो, कपड़े बिकने लगेंगे। शूज के डिजाइन चेंज कर दो, शूज बिकने लगेंगे। समझ में आ गई? हम उसमें वो चेंजेस लाएंगे तो हमारा सामान बिक जाएगा। तो ये हमारी अपॉर्चुनिटी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज कहलाती है। क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज मतलब नई चीजें लाना, क्रिएट करना। वहां पर कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, फिर भी हमने वहां पर कहीं ना कहीं अपनी अपॉर्चुनिटीज बना दी। तो अपॉर्चुनिटी दो तरह की होती है, एक एग्जिस्टिंग और एक क्रिएटेड। समझ में आ गई? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट जो है वो है फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग। फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग, हम लोग कैसे सेंस कर पाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए। तो पहला कहता है एबिलिटी टू परसीव, मतलब इसका हिंदी है समझ की शक्ति। अगर आप इसको समझ पा रहे, देखिए नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते कि ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तब पता चलती है जब वो हाथ से निकल जाती है। अभी जैसे आप अकाउंट्स की मेरे वीडियो देखोगे पार्ट टू में मैंने जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे, वो सारे के सारे आए हैं। मैंने बताया था कि आप लोगों को कैश फ्लो पढ़ लेना, मैंने बताया था शेयर्स पढ़ लेना, शेयर्स में फॉर फ्यूचर शॉर्ट में आ रहा, तो ये सारी चीजें थी। वैसे ही सेंस ऑफ एबिलिटीज, हमें सेंस कैसे किया जाए, तो समझने की शक्ति, जिसके पास सोच समझ है, तो हम लोग को सोच समझ कर डिसीजन लेना है, इसको कहते हैं एबिलिटी टू परसीव। दूसरा कहता है इंसाइट इनटू द चेंज, हमेशा, क्योंकि जीवन चक्र हम लोगों का जो है, लाइफ जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है ना, जीवन जो है वो परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ठीक है, तो परिवर्तन होता रहता है, इसके वजह से इंसाइट इनटू द चेंज, जो चेंज हो रहा है हम उसको तुरंत कैप्चर कर लेंगे, तो वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी बन गया। अच्छा, क्या आगे चेंज होने वाला है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेंगे, तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आप नहीं ढालोगे तो आप नहीं चल पाओगे। समझ में आ गई बातें? जैसे आपको फॉर एक एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को नहीं चेंज करते हो तो आप कभी नहीं चल पाओगे। जैसे नटराज पेंसिल, वो पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही, ना ही उसका कलर चेंज हुआ, ना ही शेप एंड साइज चेंज हुआ। इसलिए वो मार्केट में धीरे धीरे उसका जो फ्लो था वो कम हो गया, और उसकी जगह पर दूसरे जो अट्रैक्टिव पेंसिल्स थे, उन्होंने कलर देखा, साइज देखा, रंग रूप देखा और दूसरी चीजों को अपना मार्केट कैप्चर कर लिया। समझ में आ रही है बातें? तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, इंसाइट इनटू द चेंज, चेंज के अकॉर्डिंग अपने को ढाल लेना। तीसरा पॉइंट कहता है नॉलेज अबाउट द कंपटीशन। अगर आपको अपॉर्चुनिटी तलाशना है तो आपको अपने कंपटीटर्स का नॉलेज होना चाहिए कि बाकी लोगों के पास क्या है और मेरे पास क्या है, बाकी लोग क्या नहीं दे रहे हैं वो मैं दूंगा। समझ में आ गई बात? दैट इज द अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज अबाउट द कंपटीशन, आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कलेक्शन ऑफ द
इंफॉर्मेशन, आपके पास इंफॉर्मेशन का, जानकारी का पूरा संग्रह होना चाहिए, आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास सारे डेटा कलेक्टेड हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी, आप उसमें से कहीं ना कहीं खोजकर अपॉर्चुनिटी निकाल लोगे। लेकिन अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं तलाश सकते। तो नेक्स्ट पॉइंट है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट वन, इनोवेटिव क्वालिटी। इनोवेटिव क्वालिटी मतलब नयापन लाना। अगर आप दूसरों से कुछ नया ला रहे हो तो ही आप चल पाओगे, अगर आप वही घिसी पिटी चीजें बता रहे हो तो आप में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आ गई बातें? तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया चैप्टर 1 का, आप इसको कॉपी कर लें। अब चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर। आइए, जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी। हम अपॉर्चुनिटी को कैसे जान पाएंगे? कहता है एबिलिटी टू परसीव। सर एबिलिटी टू परसीव, हाँ सर है। दूसरा कहता है इंसाइट इनटू द चेंज। क्या इंसाइट इनटू द चेंज? हाँ सर ये भी होगा। तीसरा कहता है इनोवेटिव क्वालिटी। क्या इनोवेटिव क्वालिटी? हाँ सर ये भी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑल ऑफ दीज अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ दीज अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। कौन से अपॉर्चुनिटी के प्रकार हैं? तो प्रकार तो दो हैं, क्रिएटेड और एग्जिस्टिंग। देखिए इसमें पहला कहता है फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, दूसरा कहता है क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, तीसरा कहता है लास्ट अपॉर्चुनिटी और चौथा कहता है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होगा? क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दो ही प्रकार है, एग्जिस्टिंग और क्रिएटिव। समझ में आ गई? नेक्स्ट कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को क्या क्या ध्यान में रखना होगा? तो इसमें है वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो याद रखोगे डिमांड से हम लोगों को पता चलता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कितनी है, क्योंकि लोग क्या मांग रहे हैं। मैंने बताया ना अभी, लोगों को क्या चाहिए, उससे हम लोगों को पता चलता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो इसका होगा आपका पहला ऑप्शन नंबर 1, वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड कितना है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या होता है? एग्जिस्टिंग और क्रिएटिंग दोनों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 1। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण। इन्वायरमेंट मतलब होता है हमारे आसपास का वातावरण। आसपास का वातावरण मतलब सर्द गर्मी से मतलब नहीं है, हमारा मार्केट कैसा है, कंपेटिटिव मार्केट है या कैसा मार्केट है, वो है हमारा इन्वायरमेंट। तो हर एक बिजनेसमैन को, हर एक बिजनेस को, हर एक एंटरप्राइज को सरवाइव करने के लिए बार बार इन्वायरमेंट स्कैनिंग करना पड़ता है। इन्वायरमेंट स्कैनिंग का मतलब होता है कि आसपास की चीजों को स्कैन करना, कि हमारे आसपास चल क्या रहा है, हमारे कंपिटिटर्स क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं, और हम उनसे अलग क्या कर पा रहे हैं। समझ में आ गया? दैट इज द इन्वायरमेंट स्कैनिंग। ठीक, अब इन्वायरमेंट में दो तरह के फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, दो टाइप्स हैं इन्वायरमेंट के, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, जो पूरी तरह से बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। इंटरनल मतलब लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरी तरह से जो हमेशा एक फर्म के कंट्रोल में होता है, एक एंटरप्रेन्योर के कंट्रोल में होता है। तो जो भी हमारे कंट्रोल में होता है वो इंटरनल फैक्टर्स हैं, और जो भी हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होता है, जिस पर हमारा काबू नहीं होता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, हमारे बाह्य पर्यावरण है। समझ में आ गई? तो दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये है लैंड, प्रोडक्शन, कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन, इन सब पे हमारा कंट्रोल होता है। यहां पर देखो इकोनॉमिकल, सोशल, समाज पे हमारा कंट्रोल नहीं है, समाज अपने अकॉर्डिंग चेंज करता है। पॉलिटिकल, क्या हम लोग नेताओं को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं सर। लीगल, कानून हम नहीं बना सकते। टेक्निकल, टेक्नोलॉजी हम नहीं चेंज करते, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। एंड कंपटीशन, बाहर वाले लोग, तो ये सारी बाहर की चीजें। समझ में आ गई बातें? अच्छा चलिए फटाफट इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो पहला कहता है इंसेंटिव्स आर कंसर्न्ड विथ। इंसेंटिव जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्या रिबेट हैं, या एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स हैं, या प्रोविजन फॉर सीड कैपिटल है, या लमसम पेमेंट है। तो यहां पर इंसेंटिव आर नॉट कंसर्न्ड विथ पूछ रहा है कि इंसेंटिव क्या नहीं है।
तो याद रखोगे इंसेंटिव मतलब होता है एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा पैसे देना, आपका इंक्रीमेंट होना। तो पहला कहता है रिबेट, डिस्काउंट, सर हो सकता है। एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, हमको छूट मिली है, सर हो सकता है। प्रोविजन फॉर सीड्स कैपिटल, हम लोगों को प्रोविजन मिला है, सर ये भी हो सकता है। लमसम पेमेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंसेंटिव, लमसम पेमेंट नहीं है। दूसरा कहता है सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ, सामाजिक ढांचा कैसे बनता है, तो कहता है फंक्शनल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, फंक्शनल डिवीजन ऑफ द कास्ट, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी। तो याद रखोगे फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी, यहां अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जो मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट कहता है सब्सिडी, सब्सिडी तो आपको पता होगा जैसे गैस सिलेंडर पर गवर्नमेंट हम लोगों को देती है सब्सिडी, मतलब हम लोगों को दोबारा पैसे देती है, आप गैस खरीद कर लाते हो, पैसा पेमेंट कर देते हो, वही पैसा घूमकर आपके अकाउंट में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। तो यहां पर देखोगे सब्सिडी क्या है, क्या कॉन्सेशन है, डिस्काउंट है, या रीपेमेंट है, या नन ऑफ दीज है। तो सर रीपेमेंट, हमने जो पेमेंट किया वही हमारे पास आ गया, दैट इज कॉल्ड सब्सिडी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कितने तरह का होता है, सर आपने बताया अभी इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के होते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है, एक हमारे कंट्रोल से बाहर होता है, तो एक्सटर्नल और इंटरनल बोथ हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट विच इज composed of forces that have the greater influence on, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो किसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, किसको ज्यादा इफेक्ट करेगा, कहता है इंटरप्राइज को, या एम्प्लॉयज को, या प्रमोटर्स बिहेवियर को, या फिर मैनेजमेंट को। तो सर एक्सटर्नल फोर्सेस सबसे ज्यादा हमारे इंटरप्राइज को, उसके बिहेवियर को इफेक्ट करेगा, वो उससे ही ज्यादा इंफ्लुएंस होगा। समझ में आ गए, तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर इंटरप्राइज बिहेवियर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मार्केट असेसमेंट। मार्केट असेसमेंट का मतलब होता है बाजार मूल्यांकन। बाजार मूल्यांकन मतलब बाजार का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, किसके किसके थ्रू किया जाएगा। तो याद रखोगे मार्केट असेसमेंट का मतलब होता है बाजार का मूल्यांकन करना, जिसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, डिमांड, डिमांड के अकॉर्डिंग बाजार का डिटर्मिनेशन होता है, सप्लाई, कंपटीशन, कैसा मार्केट है, कंपटीशन वाला है या नहीं, प्रोडक्ट कॉस्ट और उसका प्राइस, और प्लानिंग। ये सारी चीजें मिलकर हमारा मार्केट असेसमेंट बनाती है। ठीक है, जो कहां स्टडी किया जाता है, माइक्रो इन्वायरमेंट में। याद रखोगे मार्केट असेसमेंट माइक्रो इन्वायरमेंट में। और इसमें एक और पॉइंट आता है डिमांड फॉरकास्टिंग। डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब होता है उस मार्केट में कितनी डिमांड, फॉरकास्टिंग का मतलब होता है भविष्य के बारे में बताना। तो डिमांड आगे कितना मांगा जाएगा, डिमांड का पूर्वानुमान लगाना, पहले ही पता लगा लेना कि आगे डिमांड कितना होने वाला है, डिमांड फॉरकास्टिंग कहलाता है। समझ में आ गई बातें। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव कहता है मार्केट डिमांड इज ऑल्सो नोन एज, मार्केट डिमांड को क्या और जाना जाता है, क्या डिमांड फॉरकास्टिंग के नाम से जाना जाता है, या रियल डिमांड के नाम से जाना जाता है, या सप्लाई है, या नन ऑफ दीज एबव है। तो याद रखोगे मार्केट डिमांड का मतलब डिमांड फॉरकास्टिंग, मार्केट में कितना डिमांड है, आगे कितना होने वाला है, उसको डिमांड फॉरकास्टिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द मार्केट असेसमेंट, मार्केट असेसमेंट को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो यहां ऑप्शन देखोगे, कहता है माइक्रो इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन कॉस्ट, डिमांड, या नन ऑफ दीज। तो याद रखोगे माइक्रो इन्वायरमेंट हमारे मार्केट असेसमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक, अच्छा, इज इंक्लूड इन द नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग में क्या इंक्लूड है, कस्टमर, प्रोडक्शन, या प्रोडक्ट प्लानिंग, या सेलिंग। देखोगे यहां कस्टमर कहीं नहीं है, इसमें से दूसरा क्या है, दूसरा कहता है प्रोडक्शन, तो देखोगे प्रोडक्शन कॉस्ट और प्राइस है। ठीक, फिर क्या कहता है प्रोडक्ट प्लानिंग, तो सर प्लानिंग तो है, हाँ ये प्लानिंग यहां पर इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका आंसर होगा प्लानिंग। ठीक, आगे क्या कहता है डिमांड फॉरकास्टिंग इज टर्म्ड एज व्हाट आउट टू बी ऑफ दी फॉलोइंग। ठीक है, मार्केट डिमांड हमने पहले ही पढ़ रखा था, डिमांड फॉरकास्टिंग मतलब क्या होता है, हमारा मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड को ही डिमांड फॉरकास्टिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए मार्केट डिमांड। समझ में आ गई बातें। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ एक एंटरप्राइज।
हम एक इंटरप्राइज का सिलेक्शन कैसे करेंगे और किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो देखो मैं जो पॉइंट्स लिखवा रहा हूं इससे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। अगर ये पॉइंट आप याद कर ले तो देखो बहुत सा सिंपल सा ही पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए, ठीक है, जिससे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपके दोनों कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि इंटरप्राइज को सिलेक्ट करने के लिए, एक बिजनेस को सिलेक्ट करने के लिए हम लोगों को किन किन बातों पर ध्यान रखना है। तो फटाफट देखोगे, इजी फॉर्मेशन, आप कौन सा बिजनेस चाहते हो जो इजी टू स्टार्ट हो जाए, तुरंत स्टार्ट हो जाए, या बहुत देर से प्रोसीजर हो, बहुत सारी चीजें हो तो स्टार्ट हो। तो सबसे पहले हम लोग सर वैसा चाहते हैं बिजनेस जो इजी टू स्टार्ट हो जाए। तो इजी टू स्टार्ट कौन सा होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। अकेला जब बिजनेस करते हैं, सिंगल बिजनेस करने वाला, वो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, तो वो इजी टू स्टार्ट है, इजी फॉर्मेशन है। समझ में आ गया? अच्छा, कंपनी खोलेंगे तो वो लेंदी प्रोसीजर है, वो लेट से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहला है इजी टू स्टार्ट होने वाला। टाइप ऑफ बिजनेस, अब कैसा बिजनेस आपको पसंद है? आपको सिंगल यूनिट पसंद है, या आपको पार्टनरशिप पसंद है, या आपको फिर कंपनीज पसंद है? तो कैसा टाइप्स ऑफ बिजनेस, तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है डायरेक्ट कंट्रोल, अगर आप चाहते हो अपने बिजनेस में डायरेक्ट कंट्रोल तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट आपके लिए है। फिर है एरिया ऑफ ऑपरेशन, आप इस बिजनेस को कहां खोलना चाहते हो? तो एरिया भी बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, किस एरिया में आप दुकान खोल रहे हो। समझ में आ गई बातें? जिस एरिया में आप दुकान खोल रहे हो वहां का प्लेस कैसा है, ठीक। तो एरिया ऑफ ऑपरेशन भी इसको इफेक्ट करता है। फिर देखना है आपको अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, आपके पास पूंजी कितनी है। आपके पास 5-10 लाख रुपए हैं और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज खोलना चाहते हो, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गई बातें? तो कैपिटल कितना है वो भी अफेक्ट करता है एक बिजनेस को कि किस टाइप का बिजनेस हमें खोलना है। कैपिटल के बाद आती है सिक्रेसी, आप क्या अपने बिजनेस को सीक्रेट रखना चाहते हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे अच्छा है। अगर आप रिवील करना चाहते हो, आपको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो, तो फिर कंपनी, क्योंकि कंपनी में सीक्रेसी नहीं रहती है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट रेगुलेशन। आपको पता होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कंपेयर टू एज कंपनी कम रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो सरकारी जो रेगुलेशंस होती हैं, सरकार द्वारा जो तय किया जाता है, ये कम हम लोगों का अफेक्ट करता है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस बिजनेस में रूल्स रेगुलेशन ज्यादा तो नहीं है। समझ में आ गई बातें? तो ये सारे पॉइंट्स है एक इंटरप्राइज को स्टार्टअप करने के लिए। अब फटाफट हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। सर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जैसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन, हम लोग इंटरप्राइज का सिलेक्शन करेंगे तो उस पर क्या बातें ध्यान में रखेंगे? सोल ट्रेडिंग, राइट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ एबिलिटी ऑफ एंटरप्रेन्योर, नन ऑफ दीज। तो याद रखोगे एक एंटरप्रेन्योर क्या चाहता है? सेल्फ एबिलिटी, मेरे में क्या काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। समझ में आ रही बातें? अब मान लो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं तो मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, स्कूल का या बुक से रिलेटेड या इससे रिलेटेड। अब मैं साड़ियां बेचने जाऊं तो मुझे साड़ी का तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो सेल्फ एबिलिटी इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, इजी इन फॉर्मेशन, इजी इन फॉर्मेशन इज, सबसे इजी कौन है? सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, नन ऑफ दिस। तो आपको पता है सबसे इजी स्टार्ट क्या होगा? सोल ट्रेडिंग। अच्छा सर, तीसरा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग एन इंटरप्राइज। हम लोग को कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं? क्या प्रोडक्ट को ध्यान में रखना है? नहीं सर। अच्छा, फिर क्या कहता है? क्या मार्केटिंग को ध्यान में रखना है? नहीं सर। अच्छा, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, हाँ सर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखना है, तो इसका आंसर होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट क्या कहता है? द फैक्टर्स टू बी कीप्ड इन माइंड व्हाइल स्टैब्लिशिंग एन इंटरप्राइज आर, क्या क्या ध्यान रखना है? सिलेक्शन ऑफ अ बिजनेस, हाँ सर। साइज ऑफ द यूनिट, कितना बड़ा कितना छोटा है, हाँ सर। फिनेंशियल पोजीशन, पैसा कितने लगाने हैं, हाँ सर। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए। द लास्ट वन, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइज। एक इंटरप्राइज को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग के इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है सर? सिक्रेसी होना चाहिए, हाँ सर। बिजनेस एक्टिविटीज, हाँ सर। उसके बाद एरिया ऑफ ऑपरेशन, मैंने बताया किस एरिया में कहां आप खोल रहे हो, हाँ सर। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज होना चाहिए, ठीक है। चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन। प्लानिंग तो आपने बीएसटी में पढ़ ही रखा होगा, फिर भी बता दूं प्लानिंग क्या होती है, किसी भी चीज को आगे कैसे करना है फ्यूचर में, तो भविष्य के लिए हम लोग आज प्लान बनाते हैं। ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है कि हम लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए प्लान क्या करें। जैसे अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि हम लोगों को आगे एग्जाम में करना क्या है, कैसे हम लोगों को काम करने हैं, दैट इज प्लानिंग। हम कहां हैं और मुझे जाना कहां है, व्हाट वी आर स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच, हमको कहां जाना है, ये सारा कुछ प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ध्यान दें। तो पहला क्वेश्चन कहता है प्लानिंग इज, नियोजन क्या है?
पहला शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मिडिल टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, या सब के लिए होता है? तो याद रखोगे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म सबके लिए प्लान करते हैं। अभी जैसे 2 दिन के बाद एग्जाम है, शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लान कर रहे हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्लान भी होगा, आगे भविष्य में क्या करना है आपको, शादी करनी है, ब्याह करना है, क्या करना है, वो लॉन्ग टर्म प्लान भी है। तो आपके पास सारे प्लान हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म सबके लिए होता है। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हो सकता है आप लोगों का एग्जाम में आए, अ प्लान इज अ ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, दिस स्टेटमेंट इज, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, ठीक है, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। इसे किसने कहा है? तो याद रखोगे इसे कहा है अलेन ने। मैं सारे ऑप्शन नहीं बता रहा हूं, डायरेक्टली आंसर बता रहा हूं, अलेन। याद रखोगे इसे एलन ने कहा है, याद रखना है, जो पिंजड़ा वाला है बात वो एलन ने कहा है, ठीक। नेक्स्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्लानिंग कितने तरह का होता है? तो जॉर्ज आर टेरी ने बताया है प्लानिंग 4 तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है प्लानिंग इज, प्लानिंग किसके लिए की जाती है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए? तो सर आपने बताया अभी एग्जाम के लिए आगे प्लान करना है हम लोगों को, तो आगे हमेशा फ्यूचर के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्यूचर। अच्छा, नेक्स्ट कहता है प्लानिंग इज, नियोजन क्या है, नेसेसरी आवश्यक है, या अनावश्यक है अननेसेसरी है, या समय की बर्बादी है, या वेस्टेज ऑफ मनी है पैसे की बर्बादी है? तो याद रखोगे ये नेसेसरी है, आवश्यक है। हर एक काम के लिए आपको प्लान करना ही पड़ता है, विदाउट प्लान हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते, तो ये नेसेसरी होना चाहिए इसका आंसर, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट कहता है ऑफ ऑल मैनेजरियल एक्टिविटीज प्लान इज द, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है क्या, बिगिनिंग या अंत, बिगिनिंग के लिए है या एंड के लिए है, स्टार्ट के लिए है या एंड के लिए, या बोथ के लिए? तो इसका आंसर होगा बोथ, स्टार्ट के लिए भी और एंड के लिए भी, दोनों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, एक गुड प्लान इज, एक अच्छी प्लान क्या है, फ्लेक्सिबल है, फिक्स्ड है, एक्सपेंसिव है, क्या है? तो याद रखोगे एक अच्छा प्लान, गुड प्लान फ्लेक्सिबल होता है, समय के साथ वो चेंज हो जाए, वो एक अच्छा गुड प्लान है। समझ में आ गई बातें? तो प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लोगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी प्लान से आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। समझ में आ गई बातें? चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट प्लानिंग। याद रखोगे किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं तो उसको प्रोजेक्ट प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोगों को पढ़ना है क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कहता है प्रोजेक्ट इज, प्रोजेक्ट समझते हो क्या होता है? प्रोजेक्ट मतलब होता है कि वहां पर जैसे आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि हम लोग प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं, तो किसी भी चीज को करने के लिए हम लोग जितने भी समरीज तैयार करते हैं, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। जैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क भी मिलता है, तो सारी चीजें कैसी हो रही है उसका एक समरी तैयार करते हो, वो हमारा प्रोजेक्ट कहलाता है। तो यहां कहता है प्रोजेक्ट इज क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज, गतिविधियों का समूह है, या एक गतिविधि है मतलब सिंगल एक्टिविटीज है, या ग्रुप ऑफ इन्यूमरेबल एक्टिविटीज है, या नन ऑफ दीज है। तो याद रखोगे ये क्लस्टर ऑफ एक्टिविटीज है, सारी चीजों का समूह है, सारी गतिविधियों का समूह है। मैंने बताया ना सारी कैसे कैसे काम करने, उसका हम लोग सारा जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, बोलते भी ना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ये सारा गतिविधियों का समूह है। नेक्स्ट कहता है प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विद, प्रोजेक्ट किससे नहीं मिलता जुलता है, प्रोजेक्ट किसमें से संबंधित नहीं है, इनोवेशन से, विजन से, रिस्क से, या क्रिएटिविटी से। तो याद रखोगे ये क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट होता है वो कंसर्न किससे नहीं है, हमारा क्रिएटिविटी से, क्योंकि हम लोग नया चीज नहीं बना सकते। हमने प्रोजेक्ट बना लिया, जैसे हमारा प्रोजेक्ट है साड़ी, हम लोग साड़ी बनाने की फैक्ट्रीज खोल रहे हैं, तो सारा प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अच्छा, अब उससे हम आइसक्रीम बना सकते हैं क्या? नहीं सर। तो नई क्रिएटिविटी, नया चीज नहीं हो पाएगा। समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर है क्रिएटिविटी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में हम लोगों को पढ़ना है मेन चीज वो है पे बैक पीरियड। इसका फॉर्मूला याद रखोगे आप, पे बैक पीरियड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पे बैक पीरियड का मतलब होता है हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया वो हमको वापस कितना कब मिलेगा, पे बैक पीरियड कितने दिनों में मिल जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने जितना इन्वेस्ट किया, और एनुअल कैश, हम लोगों को एनुअली कितना मिल रहा है, ठीक है, तो कितने सालों में रिकवर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख है और हमें सालाना 20-20 हजार करके मिल रहा है। तो अगर हम लोगों को 20,000 रुपए करके मिल रहा है तो हम अपने कॉस्ट को कितने साल में रिकवर कर लेंगे? 5 साल में। समझ में आ गया? कहने का मतलब है हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो कहता है कि हम 20-20 हजार रुपए देंगे, कितने सालों तक? 8 सालों तक देंगे।
ठीक है, 8 सालों तक वो देगा, तो मेरा जो कॉस्ट है वो तो 5 साल में रिकवर हो गया, मतलब बाकी जो 3 मिलेगा 20 इंटू 3 60,000 वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है पे बैक पीरियड। उसके बाद आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने जो इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न कितना आएगा, मतलब हमने कितना कमाया। तो एवरेज एनुअल अर्निंग हम लोगों का साल में कितना कमा रहे हैं टैक्स के बाद, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, हमने जितना इन्वेस्ट किया, इसका वह फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्या हैं? तो पहला कहता है प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड। प्रोजेक्ट क्यों बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? बाय प्रमोटर्स, प्रवर्तक बनाते हैं, बाय मैनेजर्स, मैनेजर्स बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनाते हैं, या ऑल ऑफ दीज? तो सर सारे कोई बनाते हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, मनी स्पेंट ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट इज, हम लोग जो पैसे खर्च करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर खर्चा है, या वेस्टेज है, या नन ऑफ दीज है? तो आपको पता ही चल रहा होगा ये इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, हम साड़ी की फैक्ट्री खोल रहे हैं, पैसा लगाए तो इन्वेस्टमेंट है मेरा। इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। ठीक है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है क्या क्या? सर एक्सपीरियंस की जरूरत है, हाँ सर। अच्छा, यूज ऑफ माइंड, माइंड की जरूरत है, हाँ सर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बोथ, एक्सपीरियंस भी चाहिए और माइंड भी चाहिए। एंड द लास्ट वन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, ये किसका समरी है? फैक्ट्स का, इंफॉर्मेशन का, एनालाइज का, या ऑल ऑफ दीज? ये तथ्यों का समूह है, सूचनाओं का समूह है, विश्लेषण का समूह है, सबका समूह है। तो सारा कुछ मिलकर, मैंने बताया ना प्रोजेक्ट मतलब सारा कुछ मिलकर, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज अबव। समझ में आ गई? चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस में है फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। देखो ये आप नोट डाउन करते जाओगे, आपको लॉन्ग को आंसर लिखने में भी हेल्पफुल होगा। तो यहां पर फिक्स कैपिटल याद रखोगे, फिक्स कैपिटल वैसे कैपिटल होते हैं जो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसका क्रिएशन होता कहां से है? तो फिक्स कैपिटल या तो हम इक्विटी शेयर इशू करेंगे, या तो हम प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे, या तो हम डिबेंचर इशू करेंगे, या लॉन्ग टर्म लोन लेंगे किसी भी बैंक से कहीं से भी, या प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट्स में के हिस्से में से निकालकर, या गवर्नमेंट से हेल्प लेकर। ये मेरा फिक्स कैपिटल हो गया। ठीक है, जो फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे लाइफ में अगर जो यूज होता है वो हमारा वर्किंग कैपिटल, जैसे पेमेंट करने के लिए किसी को, ठीक है, या बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए या वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल लिया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये कहां से किया जाता है? तो पब्लिक डिपॉजिट हम लोग लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, या ट्रेड क्रेडिट उधार लेते हैं ना, क्रेडिटर से उधार ले लिए कुछ दिनों के लिए, फिर पैसा वापस कर देंगे हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए। कॉमर्शियल पेपर सीपी या लीज फाइनेंसिंग, ये सब शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, तो ये वर्किंग कैपिटल है। तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर बोलेगा तो वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म के लिए जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने के लिए जो पैसा लगा रहे हैं वो कौन सा होगा? फिक्स्ड कैपिटल होगा। समझ में आ गई बातें? फटाफट चलते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है various public utility undertakings have to invest heavily on, विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। बड़ी मात्रा में कौन सा? तो याद रखोगे बड़ी मात्रा में बोल रहा है तो कौन सा होना चाहिए सर? फिक्स्ड कैपिटल। याद रखोगे फिक्स्ड कैपिटल हमारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स पर क्या होता है? बियर्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, या जीरो रेट? तो सर लॉन्ग टर्म पर फिक्स्ड रेट रहता है, डिवेंचर्स वगैरह पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, ये तो पता ही है। नेक्स्ट कहता है नेट वर्किंग कैपिटल मींस क्या होगा फॉर्मूला सर? तो आपने बता ही दिया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट कहता है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूड्स, फिक्स्ड कॉस्ट में क्या इंक्लूड्स होगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ पावर, या कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री? तो सर फिक्स्ड कॉस्ट की बात हो रही है, फिक्स्ड मतलब मशीन वगैरह खरीदेंगे या बड़ी चीजें खरीदेंगे, तो कॉस्ट ऑफ फैक्ट्रीज का आंसर होना चाहिए फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, नेक्स्ट कहता है द सोर्सेस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नॉट, फिक्स्ड कैपिटल का सोर्सेस क्या नहीं है? पहला कहता है इश्यू ऑफ डिवेंचर, सर डिवेंचर तो है। फिर कहता है इश्यू ऑफ शेयर, सर शेयर्स भी है। फिर कहता है क्रेडिटर्स, सर क्रेडिटर्स तो नहीं है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्रेडिटर्स इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बातें? चलिए लास्ट कहता है फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज, जॉइंट स्टॉक कंपनी में डिविडेंड पेड किया करना जो है वो क्या है? वॉलेंट्री, ऐच्छिक है, इच्छा से हम लोग करें या ना करें, या कंपलसरी है करना ही है, या नेसेसरी है आवश्यक है, या नन ऑफ दिस? तो याद रखोगे जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोगों का जो डिविडेंड है वो वॉलेंट्री होता है, चाहे तो करे ना चाहे तो ना करे, वो ऐच्छिक होता है। समझ में आ गई बात? चलते हैं फटाफट अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।
हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फंड फ्लो स्टेटमेंट, कोष प्रवाह विवरण। याद रखोगे फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो चीजें होती है, एक फंड कोष का स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड पैसा कहां से आया, एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड पैसा कैसे गया, ठीक कहां को गया। तो ये सारी चीजें बताती है, पैसा आया और पैसा गया ये बताता है हम लोगों का फंड को, कैश को नहीं, फंड्स को। फंड्स कहां से आया, फंड्स कहां को गया। जैसे कैश फ्लो में क्या था, कैश कहां से आया, कैश कहां को गया, वैसे इसमें बताया जाता है फंड को। तो याद रखोगे सोर्सेज ऑफ फंड, जहां से भी हमारा फंड आए, और एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब जहां को भी जाए। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो फंड आएगा या जाएगा, सर फंड जाएगा अगर हमने पैसे दे दिए तो, समझ गए। लेकिन एक चीज याद रखोगे कि अगर हमने कोई सामान खरीदा, जैसे हमने लैंड खरीदा और उसके बदले हमने कोई अपने शेयर्स या डिबेंचर्स दे दिए, तो वहां पर याद रखोगे ना ही ये सोर्सेज है ना ही एप्लीकेशन है, ना ही, क्योंकि ना ही पैसा आया ना ही पैसा गया, हमारे पास शेयर्स चला गया। समझ में आ गई बात। तो ये ना ही हमारा सोर्सेज होगा ना ही एप्लीकेशन होगा, ये चीजें याद रखोगे। आते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे कि द टर्म फंड आर यूज्ड इन फंड फ्लो एनालिसिस मींस, इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है सर एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। जब हमारा एसेट्स जो है वो ज्यादा हो तभी ना हमारे पास फंड आएगा। तो एसेट्स जब हमारे करंट लाइबिलिटी से ज्यादा है तो हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट कहलाता है परचेज ऑफ गुडविल बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमने गुडविल खरीदा और डिबेंचर, अभी मैंने बताया कोई सामान खरीदो और उसके बदले डिबेंचर या शेयर्स दे दो, तो वो ना ही सोर्सेज होता है ना ही एप्लीकेशन होता है। तो इसमें ना ही ये सोर्सेज है ना ही एप्लीकेशन है, नो फ्लो ऑफ फंड, फंड का कोई फ्लो ही नहीं हुआ। नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक इज, तो याद रखोगे ओपनिंग स्टॉक हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ओपनिंग स्टॉक हमारा एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो जब ओपनिंग स्टॉक एप्लीकेशन फंड है तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ फंड। याद रखोगे ओपनिंग स्टॉक एप्लीकेशन ऑफ फंड है और क्लोजिंग स्टॉक हमारा सोर्सेज ऑफ फंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर पूछता है क्लोजिंग स्टॉक इज, सेम चीज, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, सोर्सेज ऑफ फंड हो गया। नेक्स्ट क्या कहता है सर, नेक्स्ट कहता है इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम इज, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम, हमारा फंड इंक्रीज किया सर, फंड इंक्रीज किया तो क्या हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ फंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोर्सेज ऑफ फंड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो याद रखोगे इस चैप्टर में आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज याद ही होगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। करंट एसेट्स क्या होता है, कैश, बैंक, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, उसके बाद स्टॉक, समझ गए, ये करंट एसेट्स हो गया। करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है सर, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, करंट लाइबिलिटीज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर पूछता है कौन सा करंट लाइबिलिटीज नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट लाइबिलिटीज। तो पहला कहता है मॉर्गेज लोन, सर मॉर्गेज लोन पहला ही दिया हुआ है, क्योंकि बाकी तो बैंक ओवरड्राफ्ट हाँ होता है सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस ये तो एसेट्स है, करंट एसेट्स है, तो हमारा क्या है नॉन करंट लाइबिलिटीज कौन सा हो गया, मॉर्गेज लोन। फिर कहता है करंट एसेट्स इंक्लूड्स, करंट एसेट्स में क्या आएगा, फर्नीचर नहीं सर, फिक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट नहीं सर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, गुडविल इंटैंजिबल है, और लास्ट है डेटर, तो डेटर इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बातें। तो इस चैप्टर में इतना ही, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में आपको फॉर्मूला, आपने अकाउंट्स में तो पढ़ ही रखा होगा, फॉर्मूला 2-4 पढ़ लेना है, आपको याद रखोगे। जैसे करंट एसेट्स, करंट रेशियो, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। और एक आइडल करंट रेशियो क्या होता है, 2:1, मैंने बताया था पहले ही, ठीक है। तो इसमें आपको पढ़ लेना है ये सारी चीजें। हम लोग फटाफट इसके ऑब्जेक्टिव्स की ओर देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन कहता है आइडल करंट रेशियो इज, आइडल करंट रेशियो कितना होता है, 2:1, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 2:1। दूसरा कहता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो है हमारा किसके अकॉर्डिंग आता है, लिक्विडिटी रेशियो के अकॉर्डिंग आता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अकॉर्डिंग आता है, एक्टिविटी रेशियो के अकॉर्डिंग आता है, या फाइनेंशियल पोजीशन रेशियो। तो याद रखोगे स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक्टिविटी, क्योंकि स्टॉक है ना, खरीद बिक्री करेंगे ना, वो हमारी एक्टिविटीज है। तो बहुत सारी चीजें होती है, आपको ध्यान कैसे रखना है, याद रखोगे। तो जो प्रॉफिट से रिलेटेड हो वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आता है, जो एक्टिविटी से रिलेटेड हो एक्टिविटी रेशियो में, जो लिक्विड से रिलेटेड हो, कैश
ये सारा चीज करंट वो लिक्विडिटी रेशियो में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है करंट रेशियो इज, करंट रेशियो क्या है, बैलेंस शीट रेशियो है, पीएल रेशियो है, कंपोजिट रेशियो, नन ऑफ दिस है। तो करंट रेशियो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की बात हो रही है इसलिए बैलेंस शीट का पार्ट है, तो बैलेंस शीट रेशियो ये कहलाता है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज फिनेंशियल पोजीशन रेशियो। फिनेंशियल पोजीशन रेशियो इज जनरली शोन इन, हम लोग कहां दिखाएंगे, सिंपल रेशियो में, परसेंटेज में, या टाइम्स में, या नन ऑफ दिस में। तो याद रखोगे फिनेंशियल पोजीशन को सिंपल रेशियो में दिखाया जाता है। देखिए आंसर आप लोग अगर अकाउंटिंग रेशियो पढ़ोगे तो कभी कभी आंसर जो है ना वो परसेंटेज में आता है, कभी कभी आंसर टाइम्स में आता है, अच्छा कभी कभी आंसर जो है रेशियो, जैसे ये रेशियो में आता है, समझ गए। तो कब कब क्या क्या लेना है, तो याद रखोगे कभी भी प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ भी चीज होगा तो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। कभी भी डेट वगैरह, डेट मतलब समझते हो ना कर्ज, या पीरियड से रिलेटेड होगा, इतने समय तक, इतना टाइम तक, तो वो टाइम्स में आएगा, ठीक है। नॉर्मल मैं इसको समझा दे रहा हूं आपको। और बाकी जो चीजें रहती है जैसे एसेट्स हो गया, लायबिलिटीज हो गया, जब कंपैरिजन करते हैं दो चीजों में तो वो रेशियो जो फाइनेंशियल पोजीशन को हमारा बताता है वो हमारे रेशियो में आंसर आता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेक इवन पॉइंट। याद रखोगे ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वैसा पॉइंट जहां पर हम लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस। याद रखोगे सम विच्छेद बिंदु, इसको हिंदी में सम विच्छेद बिंदु भी कहते हैं। तो यहां पर ये देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में भी आप लोग का, शॉर्ट क्वेश्चन में जो आपका आएगा उसमें भी आ सकता है, तो इसको बहुत ध्यान से देख लोगे। और इकोनॉमिक्स में भी हमने पढ़ रखा था ब्रेक इवन पॉइंट को, तो इसका ग्राफ भी देख लोगे, ठीक है, जो एक दूसरे को काटता है। देखोगे ऐसे हमने बताया भी था, इस पॉइंट पर काटता है ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। तो आपको देख लेना है, कॉस्ट और रेवेन्यू के अकॉर्डिंग आप देख लोगे, जहां पॉइंट पे काटेगा वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अच्छा इसका सर फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट वेरिएबल रेशियो। प्रॉफिट वेरिएबल रेशियो इससे हम लोग निकाल लेंगे हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ये फॉर्मूला भी आप लोगों का आ सकता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि वेंचर कैपिटल थ्रू was firstly organized in, हम लोगों का उद्यमी पूंजी विचार उत्पन्न कहां से हुआ था, तो याद रखोगे इसका आंसर है अमेरिका। ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, रिस्क कैपिटल फाउंडेशन किसने स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है IFCI। IFCI याद रखोगे इसका फुल फॉर्म होता है ऑफ फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखोगे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फाइनेंशियल जो होता है उसका फुल फॉर्म है IFCI, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी विकास एवं आधारभूत निगम स्थापित किया गया था। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश किया गया था, तो याद रखोगे इसका आंसर 1988। 1988 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। समझ में आ गई बातें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आपने कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो पढ़ ही रखा होगा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक मतलब लोगों से काम करवाना, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब हम लोग मशीनों से काम करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ ही रखा, और साथ साथ आपने मैनेजमेंट भी पढ़ रखा है चैप्टर BST में। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंध, ठीक है। प्रबंध क्या है, मैनेजमेंट दूसरों से काम करवाने की एक कला है जो हम दूसरों से काम करवाते हैं, ठीक है। और ये ग्रुप एक्टिविटीज है, आपने इसका फंक्शन पढ़ रखा है। इसमें प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, स्टाफिंग होती है, डायरेक्टिंग होती है एंड कंट्रोलिंग होती है। तो ये सारा कुछ आपने पढ़ ही रखा है, तो इससे लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग इसके पार्ट 2 में, ये तो हम लोग का भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो चल रहा है, ऑब्जेक्टिव सेशन 1 शॉर्ट्स हम लोग खत्म करने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग डालेंगे वो होगा इसका सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में कौन कौन से मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पढ़ लेने, वो मैं बताऊंगा, और उससे रिलेटेड कुछ मैं डिस्कस भी कर लूंगा, जैसे मैनेजमेंट होता क्या है। क्योंकि ये शॉर्ट है तो मैं शॉर्ट में थोड़े बहुत बता दे रहा हूं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव वाला हेल्प हो जाए। और सब्जेक्टिव में मैं बताऊंगा पॉइंट, क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही आपका यूजफुल वीडियो होने वाला है। चलिए हम लोग आगे इसको जल्दी से लेकर चलते हैं। तो मैनेजमेंट में स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव कहता क्या है, तो मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ये स्टेटमेंट कहा है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। याद रखोगे अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कहा है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। और आपको तो पता ही है मैनेजमेंट इज एन आर्ट और साइंस,
तो आप लोग बोथ आर्ट भी है और साइंस भी है, तो ये सब तो आप लोग जानते ही हो, ठीक है, ये सब तो आप लोग कर ही लोगे। आगे क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि इन द नेचर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बिहेवियर, बायर या सेलर बिहेवियर, नन ऑफ दीज या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो याद रखोगे इसमें है सेलर बिहेवियर, मैनेजमेंट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो कहता है सेलर को जागरूक करना, ठीक है, विक्रेता का सावधानी नियम बताना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन द कंट्री, कंट्री में सबसे जरूरी क्या है डेवलप करने के लिए, क्या फिजिकल रिसोर्सेज होने चाहिए, क्या इकोनॉमिकल रिसोर्सेज चाहिए, या एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। तो याद रखो एक मैनेजमेंट अच्छा होगा तो उसका सारा काम अच्छा होगा। तो एक डेवलप करने के लिए कंट्रीज को सबसे जरूरी क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, इसका राइट आंसर है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट प्लानिंग। याद रखोगे प्रोडक्ट प्लानिंग होता क्या है, एक प्रोडक्ट को बनाया कैसा जाए, कैसे वो बनेगा और उसमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। तो याद रखोगे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए सबसे पहले उसके पैकेजिंग पे ध्यान रखना है, उसकी क्वालिटीज पे ध्यान रखना है, उसके प्राइस पर ध्यान रखना है, उसके एडवर्टीजमेंट पर ध्यान रखना है, उसके ग्रेडिंग पर ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट के लिए ये सारी चीजें हम लोगों की जरूरी होती है और इन सारी चीजों को पहले से प्लान करना ही प्रोडक्ट प्लानिंग कहलाता है। अगर आपको इस टाइप का आंसर आएगा तो आप सोचोगे कि एक प्रोडक्ट में जरूरी क्या होता है और उसके थ्रू आपका आंसर दे दोगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है मार्केटिंग। मार्केटिंग में पढ़ना क्या है, तो मार्केटिंग का मतलब पहले समझ लेते हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम बाजार में बेचें उसके लिए हम क्या प्लानिंग करें, क्या प्रोडक्ट बनाएं, क्या प्राइस रखें और सेल के बाद आफ्टर सर्विसेज क्या क्या दें। तो पूरा का पूरा ओवरऑल सारी एक्टिविटीज हमारा मार्केटिंग कहलाती है। इसी में आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो पूरे मार्केट का मैनेजमेंट करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। समझ में आ गई बातें। इसमें क्या क्या पढ़ना है सर, ब्रांड याद रखोगे, कोई भी ब्रांड, ठीक है। तो ब्रांड तो आप जानते ही होंगे, जैसे कॉलगेट हो गया एक ब्रांड ही है, हमारा डिटॉल हो गया एक ब्रांड ही है। तो अलग अलग, एप्पल हो गया, आईफोन, वो ब्रांड है, तो ब्रांड हो गया। पैकिंग, पैकेजिंग तो समझते ही हो, एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए पैकेजिंग भी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। सर ट्रेडमार्क क्या होता है, तो याद रखोगे कोई भी ब्रांड, जब ब्रांड को हम रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो वो ट्रेडमार्क कहलाता है। हमने अपना एक ब्रांड बना लिया, ठीक, और उसको जब हम रजिस्टर्ड करवा लेंगे ना तो हमारा ट्रेडमार्क बन जाता है, ठीक है, जिसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता। जैसे ये चार चूड़ी वाले देखोगे, ये ऑडी कार अगर आप देखोगे तो ऑडी में आपका ये लगा हुआ आता है, समझ गए। अच्छा लेबलिंग, देखिए वो जोमेटो वाला खाना लेकर आता है तो उसमें लेबल लगा हुआ रहता है, या फिर और भी कोई चीजों में देखोगे लेबल लगा होता है, आपका फ्लिपकार्ट से मंगवाते हो तो वो हो जाता है हमारा लेबलिंग। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, मार्केटिंग मिक्स बनाती है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, बाकी लॉन्ग क्वेश्चंस तो हम लोग आगे देखेंगे ही। पहला कहता है विपणन पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग। मार्केटिंग पे जो हम खर्च करते हैं वो क्या वेस्टेज है, बर्बादी है, या अननेसेसरी है, या बर्डन है कस्टमर्स पे, या इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने पहले ही बताया था ये इन्वेस्टमेंट है, एक तरह का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट होगा। नेक्स्ट कहता है मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज अ बर्डन। बर्डन किस पर पड़ेगा, मार्केटिंग में जो हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं क्या सेलर अपने पॉकेट से लगाएगा या वो कंज्यूमर से लेगा। तो याद रखोगे मार्केटिंग पे जो भी खर्च होता है वो सारा का सारा बर्डन कंज्यूमर पे पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑन कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट कहता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, क्या है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, क्या प्रोडक्ट के लिए हम बनाते हैं, हाँ सर मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। अच्छा सेल ओरिएंटेड, बेचने के लिए भी किया जाता है, हाँ सर उसके लिए भी किया जाता है। कस्टमर ओरिएंटेड, हाँ सर कस्टमर को समझने के लिए भी मार्केटिंग किया जाता है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज अबव हो जाएगा, तीनों होना चाहिए। अच्छा ब्रांड, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड, ब्रांड क्या होना चाहिए, शॉर्ट नेम होना चाहिए, छोटा जो अच्छा रहे, हाँ सर। दूसरा मेमोरेबल, याद रहे बार बार, हाँ सर ऐसा होना चाहिए। अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, हाँ सर अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस। तो ब्रांड ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, ब्रांड इंडिकेट्स, ब्रांड क्या इंडिकेट्स करता है, सिंबल, हाँ सर, डिजाइन, हाँ सर, नेम, हाँ सर, ऑल ऑफ दिस। देखिए ना कटा हुआ सेब आईफोन एप्पल का आपका दिखाता है, तो ये डिजाइन को भी बताता है, सिंबल भी बताता है, नेम भी बताता है, ये हमारा ब्रांड कहलाता है। समझ में आ गया। और लास्ट है पर्सनल सेलिंग। याद रखोगे पर्सनल सेलिंग क्या होता है, पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जब हम लोग पर्सनली जाकर कोई सामान किसी को बेचते हैं, मतलब इंटर कनेक्शन होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच कनेक्शन होता है, वो पर्सनल सेलिंग कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग जब प्रोडक्ट को डायरेक्टली, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि उसके फीडबैक कैसे हैं क्या है, तो पर्सनल सेलिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हम लेस खाए तो हमें पता है
हमने तो खा लिया, हमने क्या अच्छा उसमें लगा, हमें क्या बुरा लगा, वो तो उसके ओनर को नहीं पता चलेगा। समझ रहे, ये पर्सनल सेलिंग नहीं है। लेकिन वही समझो, एक समोसा आप खाए या एक गोलगप्पा खाए तो ये पर्सनल सेलिंग, आप सामने से खरीद रहे हो प्रोड्यूसर से, उसको पता है कि उसके प्रोडक्ट्स में क्या खराबी है क्या अच्छाई है। समझ गए? चलिए फटाफट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है हमारा फिनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा कि आप देख पा रहे होगे, फिनेंशियल मतलब वित्तीय, मतलब पैसा का मैनेजमेंट, पैसा कहां से आएगा ये हम लोगों को पता लगाता है फिनेंशियल मैनेजमेंट। जो करता कौन है? फिनेंस मैनेजर। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे, जैसे शेयर से भी पैसे आते हैं, डिवेंचर से भी पैसे आते हैं। अच्छा, शेयर्स तो आपने पढ़ रखा है, दो तरह का होता है, इक्विटीज एंड प्रेफरेंस। डिवेंचर्स भी पढ़ रखा है, बॉन्ड्स भी पढ़ रखे हैं, आपने सब तो पढ़ रखा है, अकाउंट्स के लिए आपने तैयारी की है। तो याद रखोगे, ईटीपी बेसिकली होता है ना, इकोनॉमिक्स, बीएसटी और अकाउंट्स मिलकर ईटीपी, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप है ये पूरा का पूरा। अगर आपको तीनों आपने पढ़ रखा तो ईटीपी ऐसे ही हो जाएगा। बस याद रखोगे, इसके जो लैंग्वेज है ना, आपको टू द पॉइंट एकदम सीधे नहीं आएंगे, घुमा फिरा कराएंगे, तो उसको थोड़ा समझिएगा। समझने का तरीका क्या है, मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। आप उसको हिंदी में भी पढ़ोगे, आप उसको इंग्लिश में भी पढ़ोगे, बोथ पढ़ोगे। क्वेश्चन जब भी पढ़ोगे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ोगे और उसका समझ के उसका आंसर दोगे। समझ गए? क्योंकि इसका जो लिखने का टू द पॉइंट जो स्टेटमेंट होता है ना, वो बहुत सीधा नहीं होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग चलते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या क्या है सर। तो सबसे पहला अगर हम लोग क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि डिविडेंड ऑन कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स। डिविडेंड तो जानते ही हो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, तो प्रेफरेंस शेयर, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलेगा? इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा। अच्छा, लॉस के टाइम पर नहीं मिलेगा, या प्रॉफिट हो या लॉस हो तब भी मिलेगा। तो याद रखोगे, कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर्स में उसका डिविडेंड हमेशा मिलता रहता है, नहीं तो जुड़ जाएगा। तो इन द ईयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस बोथ, कभी भी हो उसको मिलेगा ही मिलेगा डिविडेंड। नेक्स्ट क्या कहता है? नेकेड डिबेंचर्स आर। नेकेड डिबेंचर्स आर क्या होता है? फुल्ली सिक्योर्ड होता है, पार्टली सिक्योर्ड होता है, या अनसिक्योर्ड? अनसिक्योर्ड होता है। याद रखोगे, नेकेड नग्न, ठीक है, ऐसे ही वो नंगा है, तो उसका सिक्योरिटी क्या है भाई? ठीक है, इसलिए वो अनसिक्योर्ड है, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्या कहता है? द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। सर हमने बचपन में पढ़ रखा है, फिक्स्ड होता है। बहुत अच्छी बात। चलिए, आईएफसीआई मैंने अभी बताया, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो इंडिया है, वो स्टैब्लिश कब किया गया था? याद रखोगे 1948 में। 1948 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है आईडीबीआई वाज स्टैब्लिश इन। ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का, आईडीबीआई कब स्टैब्लिश किया गया था? अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म याद रखोगे, आईडीबीआई का जो फुल फॉर्म है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ये स्टैब्लिश हुआ था 1964 में। 1964 में, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कहता है, बॉन्ड्स किसके लिए बनता है? बॉन्ड्स लॉन्ग टर्म लोन है, मीडियम टर्म लोन है, शॉर्ट टर्म लोन है, या नन ऑफ दीज है? तो याद रखोगे, बॉन्ड्स जो है वो मीडियम टर्म लोन है। जैसे शेयर्स, शेयर्स क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है। डिबेंचर्स क्या है? लॉन्ग टर्म लोन है। वैसे ही बॉन्ड्स जो है ना, वो मीडियम टर्म लोन है। समझ में आ गई बातें? तो शेयर्स में याद रखोगे लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है, और बॉन्ड शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉस्ट के बारे में। तो कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमने पढ़ ही रखा था इकोनॉमिक्स में। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो फिक्स्ड होता है, चेंज नहीं होता। वेरिएबल मतलब जो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, या किसी भी काम के अकॉर्डिंग, पर यूनिट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहां पर पूछता है टेलीफोन एक्सपेंस इज फिक्स्ड है, वेरिएबल है, या सेमी वेरिएबल है? तो याद रखोगे, टेलीफोन एक्सपेंस जो है वो सेमी वेरिएबल है। एक तो फिक्स्ड चार्ज भी आता है, और ऊपर से जितना, जैसे हमारा मीटर, जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है रेंट, उसमें कुछ फिक्स चार्जेस भी हैं और उसमें से कुछ वेरिएबल चार्जेस भी हैं। कुछ फिक्स होते हैं कि इतना आपको किराया लगेगा ही, और कुछ वेरिएबल, जितना यूनिट जलाओगे उससे वेरिएबल चार्जेस भी लगती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है द टोटल कॉस्ट इंक्लूड। टोटल कॉस्ट में कौन से आते हैं? प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो याद रखोगे ऑल ऑफ दीज, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट, ये सारे आते हैं। ठीक है। अच्छा, एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन होता है? एक साहसी होता है जो रिस्क लेता है, न्यू इन्वेंशन करता है, न्यू आइडिया लगाता है, नया बिजनेस स्टार्टअप करता है। ठीक है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके अकॉर्डिंग है? बिजनेस के अकॉर्डिंग है, या फिर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, सप्लायर्स के अकॉर्डिंग है, सेलर के अकॉर्डिंग है, किसके? तो टुवर्ड्स ऑल, सबके लिए है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबके लिए बनती है, सबका साथ सबका विकास। तो याद रखोगे, ईटीपी में हम लोगों ने ये पढ़ लिया ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस और इसके पॉइंट्स, टॉपिक्स।
अब हम लोग अपने जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो हमारा होगा लॉन्ग आंसर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखो आप शॉर्ट क्वेश्चन, आपके पास अभी दिन बचा हुआ है, आप शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया उसको 2 बार 3 बार देख लोगे, इससे आपको माइंड में आ जाएगा कि क्या क्या कौन कौन सी चीजें हैं। फिर मेरा लॉन्ग जो आंसर रहेगा, क्योंकि लॉन्ग में मैं बताऊंगा थोड़ा डीपली कि देखो ये ऐसे कैसे होगा, इसमें क्या क्या आंसर होंगे और ये कैसे होगा मैनेजमेंट, और जो जो मेन चैप्टर्स होंगे वो मैं डील करूंगा उसमें, समझ गए। तो उससे भी आपका ऑब्जेक्टिव बहुत सारा हो जाएगा कंप्लीट, समझ गए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस आता है या कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम्स हैं। तो ये था हमारा शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का सारा वीडियो, पूरा का पूरा होल बुक इन वन शॉट और सारे इसके टॉपिक्स। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ईटीपी का पार्ट 2, जिसमें हम लोग बताएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। तब तक के लिए पढ़ते रहें, धन्यवाद, बाय।